न्यूज से जिक्रा खुर्शीद। आज हमारे स्टूडियो में शायद अख्तर जी आए जो कि बहु समाज पार्टी से हैं। तो आइए हम जानते हैं, उनसे कुछ चर्चा करते हैं कि वो बहु समाज पार्टी में क्या करते हैं और अभी तक उन्होंने क्या किया है। तो नमस्कार, आपका वेलकम है हमारे लाइव ओके न्यूज चैनल में। सर, अभी तक आप बहु समाज पार्टी के लिए आपने क्या क्या किया है और आप किस पद पे हैं और अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है सर, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। तो सर आप बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके सभी न्यूज़ चैनल के सदस्यों का आभार व्यक्त करूँगा। मैं शाहिद अख्तर बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा-सा सिपाही हूँ, जिसने बहुजन समाज पार्टी भोपाल के अंदर कई पदों पर कार्य करते हुए अभी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी जिला कोष अध्यक्ष के पद से पार्टी ने मुझे संगठन को मजबूत करने की ज़िम्मेदारी दी है। तो ज़मीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारी पार्टी का ये है कि हम किस तरीके से भारत को सर्वशक्तिमान बना पाएँ और भारत के आम नागरिक की मूलभूत सुविधाओं को सत्ता के गलियारे के अंदर विधानसभा, परिषद और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर किस तरीके से उठा पाएँ। और जो हमारे चुने हुए लोग हैं, जो लोकसभा में सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के और राज्यसभा सदस्य हैं जो, वो लोग समय-समय पर भारत के शोषित, वंचित और पीड़ित व्यक्तियों की आवाज़ को उठाते चले आए हैं। अभी हाल ही के अंदर इंद्र मेघवाल की जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में जो हत्या हुई है शिक्षक द्वारा, उस बच्चे को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया कि वो एक शिक्षक जिस मटके में से पानी पीता था, उसमें हाथ डालकर उस बच्चे ने पानी को पिया। हमें ये बात समझना होगी कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हमारे देश का आम नागरिक जो असल भारतीय है, वो ऐसे लोगों के हाथों के अंदर शोषित हो रहा है, जो भारत को मजबूत करने की ओर अग्रसर नहीं है, वो भारत को तोड़ने की ओर अग्रसर है। सत्ताधारी जो पार्टी है, वो पार्टी एक डर का माहौल बना रही है भारत के आम नागरिक के बीच के अंदर और एक गरीब तबके के बीच के अंदर। आज उनकी मूलभूत सुविधाओं को उठाने की बात नहीं करती है, वो गरीबी को खत्म करने की बजाय गरीबों को खत्म करने की बात करती है। आज भारत की जो गवर्नमेंट है, वो उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर भारत के अंदर जो पीड़ा हो रही है, यहाँ के 6,743 जातियों और उनकी उपजातियों के जो निचले तबके के लोग हैं, जिन्हें संविधान ने एक आरक्षण के तहत ऊपर लाने का कार्य किया है, उनको खत्म करना, इस देश की मूल आत्मा को खत्म करना है। अगर हम हमारे भारत को मजबूत बना सकते हैं, तो वो गाँवों से बना सकते हैं, ना कि शहरों से बना सकते हैं। गाँव को अगर हम सर्व सुविधा युक्त बनाएंगे, तब हम एक भारत को एक इंटरनेशनल पटल के ऊपर मजबूत प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम उसे मजबूत पेश कर सकते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बन सकता है। दयनीय स्थिति ये है कि भारत के अंदर इस समय ना रोजगार है। अगर आप मध्य प्रदेश को लेंगे तो पिछले 17-18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी उन्होंने तुरंत में घोषणा करी है, चुनाव को मद्देनजर एक लॉलीपॉप दिया है पब्लिक को कि 1 लाख लोगों की हम शासकीय पदों पर भर्ती करेंगे। मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से ये पूछना चाहता हूँ कि बैकलॉग के पद 18-20 सालों से खाली पड़े हुए हैं, उनको वो 2.5 लाख पदों को भरने का कार्य आप कब करेंगे? आप चुनाव आता है, चुनाव में एक वादे करते हैं, चुनाव में वादे करने के बाद उनको भूल जाते हैं। पब्लिक को आप धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, पब्लिक की मूल सुविधाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, उनको उनके मूल आधार को खड़ा करने की बात नहीं करते हैं। आज अगर हम भोपाल में लेते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आज बारिश का जो माहौल चल रहा है, अधिकतर भोपाल जो है वो डूब का क्षेत्र है अधिकतर भोपाल। भोपाल के जो सड़कें हैं यहाँ पर अगर हम अगर हम हाईटेक बनना चाहते हैं, अगर हम भारत के अंदर एक अपने राज्य को एक अलग दर्जे पर लेकर जाना चाहते हैं, तो यहाँ के रोडों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? आज अगर आप सर्वे करेंगे तो दिग्गज जी पाएंगे कि धूल के वजह से मौतें हो रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही लाल घाटी के ऊपर एक लड़की एक्सीडेंट के अंदर हादसे का शिकार होकर मारी गई। तो
कहाँ है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो जब है जिक्र जी, जब आप मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं कानून व्यवस्था से? जब तक सरकारें भारतीय संविधान के अनुरूप सच्ची निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम नहीं देंगी और भारत के आम नागरिक की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं करेंगी, निजीकरण की को जो सरकारें निजीकरण कर रही हैं शासकीय ऑफिसों का, जब तक उनको वो एक पोर्टल बनाकर आम जनता को उनकी हिस्सेदारी नहीं देंगी, तो भारत इक्वल कैसे होगा, समानता कैसे आएगी? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम जनता को कैसे मिलेगी पॉसिबल, जो आप बोल रहे हैं कि इंसाफ उन्हें आम जनता को कैसे मिलेगी? आप दिला सकते हैं या फिर कैसे मिलेगी सर? आम जनता से ही मिलेगी आम जनता को, या आप कोशिश कर रहे हैं दिलाने की? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय बहुजन समाज जो है, उसके संस्थापक भारतीय बहुजन समाज पार्टी की जो संस्थापक रहे हैं मानवर साहब काशीराम, वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी एक ये पहल थी। वो खुद साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने शासकीय नौकरी को छोड़कर भारत के मूल नागरिक की मूलभूत सुविधाओं के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं 4-4 बार, और उन्होंने भी यही काम को किया है। और ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बहुजन समाज पार्टी की शैली को कार्यशैली को देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मूल नागरिक के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कार्य किए हैं। और आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी संपूर्ण भारत के मूल नागरिक के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। हमारे जो सांसद और राज्यसभा सदस्य हैं और विधायक जहाँ भी हैं, हमारे सारे विधायक भी आम जनता की बातों को उठाने का कार्य कर रहे हैं और उनको भारत की प्रथम पंक्ति में लाने का कार्य कर रहे हैं कि वो भारत के मूल आधार से जुड़े और अपने आप को वो मजबूत करें, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं और भारत को मजबूत बना पाएं। तो ये बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे तरीके से कर सकती है, निष्ठा के साथ कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी का आप देख रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं भारत के अंदर, गलत तरीके से एजेंसीज को इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करती है बहुजन समाज पार्टी जो भ्रष्टाचार करती है। तो हम जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे, जब तक भारत का मूल नागरिक जो निचले तबके पर है, वो भारत की एक प्रथम पंक्ति में आकर खड़ा नहीं होगा। और बहुजन समाज पार्टी भारत के निचले तबके के व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भारत की अर्थव्यवस्था की प्रथम पंक्ति में लाना चाहती है। सर, आपका कहना है कि बेरोजगारी जो है वो आपको बेरोजगारी को सपोर्ट करना है, बेरोजगारी को। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि वो बेरोजगारी कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे दूर होगी वो बेरोजगारी? समाज पार्टी से, या फिर आम जनता से, या फिर आपको आम जनता का सपोर्ट चाहिए? सर, कैसे? देखिए, ये तो सही बात है कि आपने एक बात कही कि आम जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आम जनता का सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार बनाने के लिए आम जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उन्हीं के जो दिए हुए मतों से चुनकर सरकार बनती है। और जब सरकार बनती है तो वो आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य करती है। हम अग्रसर हैं आम जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, पर साबित हो गए हैं। जो नौजवान आज भारत का पिछले 75 साल के अंदर इतना पीड़ित नहीं रहा कि बेरोजगारी की मार झेल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं पकौड़ा तलिए, पकौड़ा एक बिजनेस है। आप मुझे बताइए कि पकौड़ा अगर उनके शब्दों में एक बिजनेस है, तो आपने 200 रुपये लीटर तो तेल कर दिया है, 200 रुपये लीटर तेल कर दिया है, बेसन मिल नहीं रहा, तेवड़े से पकौड़ा बनाएगा व्यक्ति, खाएगा कौन? जो खाएगा वो ओवरऑल जो भारत की एक एवरेज एज है, वो एज आज 60 प्लस में है, वो 40 प्लस में आ जाएगी। तो आप तो जनहानि भी करना चाह रहे हैं ना। सत्ता पर काबिज लोग तो जनहानि करना चाह रहे हैं। भाई, रोजगार देने के लिए हमको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को लॉन्चिंग देना पड़ेगी, भारत के अंदर लाना पड़ेगा। हमें वो जो भारत की संस्थाएं हैं जिनका निजीकरण आपने कर दिया है, उनको सरकार के ही अधीन होकर काम करना होगा, ताकि उनके अंदर जो कर्मचारी हैं
वो और बड़े पदों पर जा पाए, नीचे के पद खाली हो पाए, हम नई भर्ती कर पाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहली प्राथमिकता भारत के मूल नागरिक को बीएसपी के जहां पर भी लीडर खड़े होते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जहां पर भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको जिताने की पहल करना चाहिए ताकि वो उनकी आवाज को सत्ता के गलियारे में उठा पाए। अगर हम सरकार बना पाते हैं, सरकार हम अगर बना पाते हैं तो हम उनके लिए कई चीजें जमीनी स्तर पर करने में सहायक होंगे और हम उन्हें कर पाएंगे। ऐसा हमने पूर्व में करके दिखाया है। अगर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश एक शक्तिशाली राज्य बन पाया। क्यों बन पाया? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी जब वहां पर सीएम बनी, सीएम बनने के बाद उन्होंने वहां पर कई ऐसी चीजों की लॉन्चिंग करी, कई ऐसी चीजों को पब्लिक के बीच में लेकर आई जिनसे पब्लिक को फायदे पहुंचे। अब आज की व्यवस्था देखें तो आप किसी भी चीज को धर्म की आड़ में जोड़ दिया जाए, धर्म से जोड़ दिया जाए, आप एक सामाजिक समाज विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप दलित कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों आप बताइए? जितेंद्र मेघवाल की हत्या किस लिए कर दी जाती है? उन्होंने मूंछ रखी, इस तरीके की मूंछ रखी। उनको अधिकार नहीं है क्या कि संविधान इक्वल बोलता है, भारत के हर एक मूल नागरिक को इक्वल बोलता है, तो क्या उनको वो अधिकार नहीं था जितेंद्र मेघवाल को कि वो जितेंद्र मेघवाल मूंछ रख पाते, वो आजादी से घूम पाते? नहीं, उन्होंने कहा कि आप निचली जाति से आते हो तो आप मूंछ नहीं रखोगे, उसकी हत्या कर दी। अभी हाल ही के पिछले हफ्ते की बात है, एक बच्ची को जहां पर 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि हम एक नजीर पेश करना चाहते हैं भारत की महिलाओं के लिए, वहां पर उसके दूसरे दिन भारत के अंदर गुजरात सरकार ने एक ऐसा फैसला दिया जो भारत के ऊपर एक जख्म छोड़कर चला गया। बिल्किस बानो के उन गुनाहगारों को आपने रिहा कर दिया जो अरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम जो कर जिनको सजा हुई थी, उन लोगों को एक तो आपने रिहा किया। रिहा करने के बाद जिन्होंने 7 लोगों को मारा था, बिल्किस की माँ को मरने से पहले उनके साथ 3 लोगों ने रेप किया। बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उसके साथ रेप किया। उसकी बच्ची को पटक कर जमीन के ऊपर मार दिया गया। ऐसे लोगों को आपने 16 तारीख को छोड़ दिया। 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हम एक नजीर पेश करना चाहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर भारत के अंदर। तो क्या यही आपकी महिला सुरक्षा है? उसके फौरन बाद खंडवा जिले के अंदर एक जगह पर कुछ लोगों ने मंदिर के सामने से एक 12 साल की 15 साल की बच्ची निकल रही थी, तो उसको सिर्फ इस वजह से मारा कि वो मंदिर के सामने से निकल गई थी, वो निचली जाति से आती थी, इसलिए आपने मार दिया। तो जहां एक जगह आप इनकी सोच को समझिए कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को बोलते हैं कि हम नजीर पेश करना चाहते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लोग क्या कर रहे हैं? वो महिला उत्पीड़न को सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए, अगर ये आप मेरी बात को मत मानिए, आप सत्यता की तरफ जाइए, आप सर्वे कराइए। 17 सालों के मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के इतिहास के अंदर भारत का सबसे अव्वल राज्य रहा है जहां पर महिला बलात्कार हुआ है बच्चियों के साथ। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 2-2 साल की, 5-5 महीने की, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी के सर, जो बलात्कार हो रहे हैं, जैसे आपका कहना है कि महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, सर उन्हें इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा? आप बताइए मुझे, भारत के अंदर कई हजार केसेस पर एक जज मौजूद है, कई हजार केसेस पे एक जज मौजूद है। जब तक आप फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर आप उस ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रियल क्राइम को आप अगर 1 महीने या 2 महीने के अंदर निपटाएंगे नहीं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, तो क्राइम खत्म कैसे होगा? आपकी पुलिस केस बना रही है, आप वो जेल में डाल रही है, आप उस केस को 5 साल चला रहे हो, 10 साल चला रहे हो, तो केस तो पीछे बढ़ते चले जा रहा है ना। आप रेयरेस्ट ऑफ आपको सेट करना होगा कि आप जो अति दुर्लभ ये केस है जो हो रहा है महिलाओं के साथ, आप उसमें एक नजीर पेश करिए। उनके गुनाहगारों को, उनके जो गुनाहगार हैं, उनके गुनाहगारों को आप एक कड़ी सजा दीजिए जिससे लोगों के अंदर भय का माहौल हो, डर का माहौल हो। अगर आप रात के 2 बजे सुरक्षित घूम पाए तब तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के वो बात सत्य होती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज आप बताइए मुझे, आप खुद एक महिला है कि आप 2 बजे रात को भोपाल में घूम सकती हैं? नहीं घूम सकती, क्योंकि माहौल इस तरीके का नहीं है। कहाँ से कौन हमला कर देगा, कौन इस तरीके का क्राइम को अंजाम दे देगा, आज ये हो रहा है भोपाल के अंदर। तो जब तक, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक हम सरकारों को बदलेंगे नहीं और सही लोगों को सत्ता में लाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच सर। आप हमारे लाइव के न्यूज चैनल स्टूडियो में, तो सर आप हमारे लाइव के न्यूज स्टूडियो के बारे में क्या कहना है? आपका चैनल के बारे में पूर्व में भी मैं कई बार
मैंने देखा कि भले आपका चैनल प्रोत्साहित करता है, एक मंच देता है जनसेवक जो है जनता के कार्य करने वाले लोगों को, और आपके चैनल के सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपका चैनल तरक्की करे। आपके जो चैनल के मुख्य संपादक हैं, उनकी दीर्घायु की मैं कामना करता हूँ और आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो अ, ऐसे कार्यों को अंजाम देते रहें समय-समय पर, जो वो बातें उठाते हैं भारतीय जनमानस की, और आप सब उनके मार्गदर्शन में उनसे सीखें और एक मजबूत भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध हों, क्योंकि आप लोग जो हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक रुतबा रखते हैं चौथे स्तंभ के रूप में। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहलाता है भारत की अर्थव्यवस्था का, वो निष्ठा के साथ और ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है। मगर सराहना करना होगी इस दौर के अंदर भी आपके चैनल की और आप लोगों के कार्यशैली की, कि आप लोग निष्ठा और ईमानदारी के साथ बातों को पब्लिक की उठाते हैं और ईमानदारी से बातों को करते हैं, और भविष्य के लिए मेरी आपके चैनल को शुभकामनाएं। और आपने मुझे आमंत्रित किया, आपके चैनल को हुए सभी लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारे लाइव के स्टूडियो में। जैसे कि अभी हम सर से बात करते हैं, सर का मकसद है कि बेरोजगारी को सपोर्ट करना। तो सर बेरोजगारी को सपोर्ट कर रहे हैं, सर आपको भी कामयाब करे। जुड़े रहिए लाइव के न्यूज़ चैनल से। मैं जिक्रा खुर्शीद अब मैं अपने आप बातों को दान देते हुए नमस्कार, थैंक यू सो मच।